हाय बच्चों, वेलकम बैक टू लर्निंग क्वेस्ट। कैसे हैं आप सब। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 9 जिसका नेम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, हमने चैप्टर 8 में भी एक बार इसको कवर किया था। छोटा सा टॉपिक हमने इसके बारे में पढ़ा था। क्या होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हमने पढ़ा था कॉन्टैक्ट फोर्सेस में। क्या होता है फ्रिक्शन, एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, मीन्स एक तरह का फोर्स होता है, वो भी कैसा, कॉन्टैक्ट फोर्स। ये हमने चैप्टर 8 में देखा था। अब इसके बारे में हम डिटेल पढ़ने वाले हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है। You might have seen a driver of a car or a truck slowing down the vehicle at a traffic signal। आपने देखा होगा कि ट्रैफिक सिग्नल पर जो कार और बस के जो ड्राइवर होते हैं वो अपने व्हीकल को स्लो कर लेते हैं। You too slow down your vehicle whenever needed to applying brake। आप भी अपने व्हीकल को स्लो करते हो जब आप उस पर ब्रेक लगाते हो। Have you ever thought why a vehicle slows down when brakes are applied। क्या आपने कभी सोचा है कि व्हीकल क्यों रुक जाता है ब्रेक लगाने पर। ब्रेक लगाने पर ऐसा क्या होता है कि व्हीकल जो होता है वो रुक जाता है। नॉट ओनली व्हीकल्स, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। यहाँ तक कि सिर्फ व्हीकल्स ही नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर मूव हो रहा है देन क्या होगा, वो खुद ब खुद स्लो डाउन हो जाएगा बिना किसी फोर्स के। बिना हमारे कोई फोर्स लगाए हुए वो ऑब्जेक्ट स्लो हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, एक बॉल ग्राउंड पर मूव कर रही है, आपने उसको पुश करा, वो मूव करने लगी। मूव करते करते वो खुद ब खुद स्लो हो जाएगी बिना किसी आपके फोर्स लगाए। उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। फाइनली इट स्टॉप्स। फिर कुछ टाइम के बाद वो स्लो होते होते स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। आपने तो कोई फोर्स नहीं लगाया, आपने तो सिर्फ उसको पुश करा था, मूव करा था, स्टेट चेंज की थी आपने उसकी। अब कौन उसकी स्टेट फिर से चेंज कर रहा है कि उस मूविंग को उसे स्टॉप कर रहा है। कोई फोर्स ही कर सकता है, पर आपने तो कोई फोर्स लगाया नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं, कौन सा फोर्स होता है वो। हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन अ ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम। आपने देखा होगा कि ग्राउंड पर जब कोई बॉल मूव करती है तो वो कुछ टाइम के बाद खुद ब खुद स्टॉप हो जाती है। वाई डू वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पील। जब हम बनाना पील के ऊपर हमारा पैर आ जाता है तो हम फिसल क्यों जाते हैं। वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन अ स्मूथ एंड वेट फ्लोर। किसी स्मूथ मीन्स बिल्कुल चिकने से और गीले से फर्श पर चलना मुश्किल क्यों होता है। ये सारे रीज़न्स, बॉल चलते चलते क्यों रुक जाती है, उसके अलावा किसी स्मूथ सरफेस पर चलना मुश्किल क्यों होता है, बनाना पील के ऊपर पैर आने पर हम फिसल क्यों जाते हैं, इन सब का आंसर हमें मिलेगा आज इस चैप्टर में। यू विल फाइंड द आंसर्स टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में आज हम इन आंसर्स के बारे में पढ़ेंगे, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सबसे पहले जान लेते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, जिसको हम जानेंगे एक्टिविटी 9.1 की हेल्प से। चलिए पढ़ते हैं। जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल, फिगर 9.2a। जैसे फिगर 9.2a में दे रखा है, आपको क्या करना है, बुक को आराम से पुश करना है। क्या करना है आपको, बुक को पुश करना है, ठीक है। यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप्स आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस। जब आप उसको पुश करोगे तो वो कुछ देर तक तो मूव करेगी, थोड़े डिस्टेंस तक, फिर वो आगे जाकर स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, फिगर 9.2b। अब आप फिर से यही एक्टिविटी करो, बट अब आपको क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाना है बुक पर, फिर वो मूव होना शुरू होगी और मूव होते ही कुछ डिस्टेंस के बाद आकर वो स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। देन डज द बुक स्टॉप दिस टाइम टू। क्या बुक इस बार भी रुकेगी, जी बिल्कुल बुक इस बार भी रुकेगी। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। क्या आप इसका एक्सप्लेनेशन बता सकते हैं, आप ही बताइए। हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट चेंज करने के लिए उस पर फोर्स लगाते हैं। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन में है उस पर फोर्स लगाकर हम उसको स्पीड दे सकते हैं, हम उसको मूव करा सकते हैं, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो हम फोर्स लगाकर उसको स्टॉप करा सकते हैं। तो इस बुक पर जब ये बुक रेस्ट पोजीशन में थी तो यहाँ से हमने इसको पुश करा। क्या करा, इसको पुश करा, इस पर फोर्स लगाया तो ये मूव होने लगी। मूव होने के बाद ये आके जाकर रुक गई। अब इसकी स्टेट किसने चेंज की। अभी हमने पढ़ा था चैप्टर 8 में कि बिना फोर्स के किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज नहीं होती। किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट जब चेंज होती है जब उस पर कोई फोर्स लगता है, मीन्स बुक पर कोई ना कोई तो फोर्स लगा है जो ये बुक स्टॉप हुई है। हमने भले से नहीं लगाया पर कोई तो फोर्स लगा है इस पर जिसकी वजह से ये बुक स्टॉप हुई है। कैन वी से दैट अ फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन अ बुक अपोजिंग इट्स मोशन। और जो फोर्स इस पर लग रहा है, अभी हमें नहीं पता है वो कौन सा फोर्स है जो इस पर लग रहा है, जो भी फोर्स इस पर लग रहा है वो इसके अपोज कर रहा है इसका, तभी तो बुक चल रही है इधर, और फोर्स लग रहा है इधर, तभी तो बुक स्टॉप हो गई। अगर फोर्स इधर ही लग जाता तो एडअप हो जाता, बुक और ज़्यादा तेज़ चलती। इसलिए बुक
मूव हमने पुश करा इधर, तो इधर की अपोजिट साइड में कोई ना कोई तो फोर्स लगा है जो कि बुक की स्टेट को चेंज कर रहा है। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसी फोर्स को क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आ गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसको कहते हैं? आगे देखते हैं। You saw that if you apply the force along the left, friction acts along the right. आपने यहाँ एक्टिविटी में देखा कि जब आप लेफ़्ट से यहाँ पर फोर्स लगा रहे थे तो फ्रिक्शन किधर लग रहा था? राइट साइड को लग रहा था। सिमिलर अगर हम राइट साइड से फोर्स लगा रहे थे बुक पर तो फ्रिक्शन किधर लग रहा था? लेफ़्ट साइड को लग रहा था। गॉट इट? इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलॉन्ग द राइट द फ्रिक्शन एक्ट्स अलॉन्ग द लेफ्ट डायरेक्शन। राइट पर फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन लेफ्ट पे लगता है, लेफ्ट पे फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन राइट पे लगता है। इन बोथ केसेस द फोर्स अपोजेस द मोशन ऑफ द बुक। दोनों केस में क्या हो रहा है? जो ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ये बुक के फोर्स के मोशन का अपोज कर रहा है। जिस मोशन में बुक चल रही है, जिस डायरेक्शन में बुक चल रही है उसका अपोज कर रहा है, उसके खिलाफ जा रहा है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द अप्लाइड फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ही चलता है। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, यही वही बुक है, अगर इस पर आप इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके खिलाफ ही होगा, मीन्स दूसरे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा। और अगर आप फोर्स इधर से लगा रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो भी अपोजिट डायरेक्शन से होगा। गॉट इट? ठीक है। इन द अबव एक्टिविटी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ द टेबल। इस ऊपर वाली एक्टिविटी में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग कहाँ रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग कहाँ रहा है? अब जो हमने फोर्स लगाया है वो तो हमने लगाया है बुक पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है इस बुक के और इस टेबल के बीच में। इस बुक के और इस टेबल के बीच में कहीं लग रहा है, तभी तो ये बुक स्टॉप हो रही है इस टेबल पर मूव करने से। गॉट इट? डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। अब हम देखेंगे कि ये जो फ्रिक्शन होता है, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, क्या ये ऑब्जेक्ट की स्मूथनेस पर डिपेंड करता है? क्या ये सरफेस की स्मूथनेस पर डिपेंड करता है कि अगर सरफेस ज़्यादा स्मूथ है तो ये आसानी से मूव करेगा और अगर सरफेस ज़्यादा रफ है तो ये मूव नहीं करेगा? क्या ऐसा होता है? लेट अस फाइंड आउट। देखते हैं कि स्मूथनेस पर डिपेंड करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फ्रिक्शन पर प्रभाव डालते हैं, जिनकी वजह से फ्रिक्शन अफेक्ट होता है। एक्टिविटी 9.2 को पढ़ेंगे। टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक। हम क्या करेंगे? हमने एक ब्रिक लिया ये इस तरह से और इसको हमने एक स्ट्रिंग से अटैच कर दिया। ठीक है। पुल द ब्रिक बाय अ स्प्रिंग बैलेंस। और हमने स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से इस ब्रिक को खींचने की कोशिश करी। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? खींच रहे हैं मीन्स पुल कर रहे हैं। और पुल मतलब क्या होता है? फोर्स होता है। फिगर 9.3 में जैसा कि हमें दे रखा है, यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स। आपको क्या करना पड़ रहा है? इसको खींचने के लिए आपको कुछ फोर्स लगाना पड़ रहा है। ऑब्वियसली हम इसको खींच रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं। नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस। और ये जो स्प्रिंग बैलेंस यहाँ पर लगाया है इस पर रीडिंग नोट करेंगे व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिंस टू मूव। जैसे ही, देखो एक बार फिर से समझो, अभी हमने बताया कि ये स्प्रिंग बैलेंस है जो कि इस ब्रिक से अटैच है। ठीक है। अब हम इसको मूव करना, इसको पुल करना शुरू करेंगे, इस पर फोर्स लगाना शुरू करेंगे। जैसे ही ये जो ब्रिक है ये मूव होना शुरू होएगा इधर की तरफ को, जो हम इसको खींच रहे हैं, जैसे ही ये मूव होना शुरू होएगा हम अपने स्प्रिंग बैलेंस पर रीडिंग को नोट कर लेंगे। स्प्रिंग बैलेंस पर रीडिंग को नोट कर लेंगे। अब ये स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? इट गिव्स यू मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अभी आगे पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं कि ये स्प्रिंग बैलेंस होता क्या है। यहाँ पर हमें दे रखा है स्प्रिंग बैलेंस के बारे में। स्प्रिंग बैलेंस इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसी डिवाइस है जो कि हमें बताती है कि किसी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लग रहा है। क्या बताती है? फोर्स का मैग्नीट्यूड बताती है कि कितना फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल्ड स्प्रिंग विच गेट्स स्ट्रेच्ड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट। इसमें एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है, कॉइल्ड स्प्रिंग लगा हुआ होता है जो कि फोर्स लगने पर स्ट्रेच होता है। इसके अंदर कहीं एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है, कॉइल्ड स्प्रिंग, जो कि फोर्स लगने पर क्या होता है? स्ट्रेच होता है, मीन्स
खींचता है। स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय द पॉइंटर मूविंग ग्रेजुएटेड स्केल। जब ये यहाँ पर खींचता है तो इसकी वजह से यहाँ पर पॉइंटर हमें रीडिंग देता है। क्या करता है? पॉइंटर यहाँ पर ये जो स्केल बना हुआ है इस पर हमें कोई रीडिंग बताता है। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। और वो जो रीडिंग हमें बताता है वही रीडिंग क्या होती है? फोर्स का मैग्नीट्यूड होती है। गॉट इट? स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है। अब हमने क्या करा, इस एक्टिविटी के ऊपर आते हैं फिर से वापस। हमने क्या करा था, यहाँ पर एक स्प्रिंग बैलेंस को स्ट्रिंग से अटैच कर एक ब्रिक से अटैच करा था। अब हमने इसको पुल करना शुरू करा। जैसे ही हम इसको खींचना शुरू करेंगे जो ब्रिक है ये भी इधर पुल होना शुरू होएगा। जैसे ही ये मूव होना स्टार्ट हो एकदम से स्प्रिंग बैलेंस पर हम रीडिंग देख लेंगे, जिससे कि हमें क्या पता चलेगा, इट गिव्स यू अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर। इससे हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पता चल जाएगा कि कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है इस ब्रिक पर। इससे हमें क्या पता चल जाएगा स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग देखकर कि इस ब्रिक पर कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं इस एक्टिविटी में। नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलीथीन अराउंड द ब्रिक एंड रिपीट द एक्टिविटी। अब हमें यही एक्टिविटी दोबारा करनी है, बट इस बार एक कंडीशन हमें दे रखी है कि इस बार हमें क्या करना है, जो हमारा ब्रिक है, जो हमारी ईंट है, उसके चारों तरफ हम एक पॉलीथीन को लपेट देंगे। क्या? एक पॉलीथीन को रैप कर देंगे उसके चारों तरफ। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन द अबव टू केसेस? क्या आपको कोई फ़र्क दिखेगा स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग में दोनों सिचुएशन में? देखो ध्यान से समझो। सबसे पहले वाली सिचुएशन क्या थी, ये जो ब्रिक था काय पर रखा था, ये नॉर्मली फ्लोर पर रखा था, मान लो ज़मीन पर रखा था। अब फर्स्ट सिचुएशन में ब्रिक, और सबसे पहली बात ये ब्रिक जो होता है ये खुद कैसा होता है, ब्रिक जो ईंट होती है कैसी होती है, बहुत ज़्यादा रफ़ होती है, खुरखुरी रफ़ होती है। ठीक है, पहली सिचुएशन में हमने ये रफ़ ईंट ली और इसको खींचना शुरू करा तो स्प्रिंग बैलेंस में हमने रीडिंग चेक कर ली कि कितना इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। अब दूसरी सिचुएशन में क्या करा, दूसरी सिचुएशन में हमने जो ये ईंट है इसको पॉलीथीन से कवर कर दिया और इसकी चारों तरफ हमने क्या कर दिया, इसके चारों तरफ हमने एक स्मूथ सरफेस बना दिया। कैसा? स्मूथ चिकना सरफेस। अब इसका खुरखुरापन ज़्यादा नहीं रहा, अब पॉलीथीन आ गई है इसके ऊपर, अब ये कैसा हो गया है, चिकना हो गया है, स्मूथ हो गया है। अब जब हम इसको पुल करना शुरू करेंगे, इस पर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा अब कैसे कम लगेगा, कैसे लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अब कम लगेगा। जो ये स्प्रिंग बैलेंस है अभी हमको कम रीडिंग दिखाएगा, जिससे पता चलेगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कम लग रहा है। ठीक है, मीन्स क्या हुआ है यहाँ पर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काय पर डिपेंड करता है। इस एक्टिविटी से पता चलता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्मूथनेस पर डिपेंड करता है, सरफेस की स्मूथनेस पर डिपेंड करता है। सरफेस जब रफ था तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा था, और सेकेंड सिचुएशन में जब हमने सरफेस को स्मूथ कर दिया, जब हमने सरफेस को स्मूथ कर दिया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लग रहा है। गॉट इट? ये बात समझ में आ गई। फर्स्ट फैक्टर क्या हो गया, स्मूथनेस ऑफ सरफेस। आगे देखते हैं। ओके देन, अब हमें देखनी है एक्टिविटी 9.3। अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 9.3 हमसे क्या कहती है। मेक एन इंक्लाइन प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर। हम एक स्मूथ सा फ्लोर लेंगे और उस पर एक इंक्लाइन प्लेन बनाएंगे। इंक्लाइन प्लेन क्या होता है? अभी इंक्लाइन प्लेन, मान लीजिए ये एक सरफेस है, ठीक है, ये एक टेबल है, इसके ऊपर यहाँ पर हम इस तरह से इसको क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए हमने कुछ रख दिया इस तरह से, ये हमने एक बॉक्स रख दिया जो कि इस तरह से है, ऐसे इस पर प्लेन की तरह इंक्लाइन करता हुआ प्लेन है। ये जो प्लेन है ये कैसा है, इंक्लाइन प्लेन, मीन्स हमने ढाल बनाकर कोई चीज़ रख दी, कोई एक ऑब्जेक्ट हमने उसके ऊपर रख दिया जिसकी वजह से एक ढाल बन गया, एक इंक्लाइन प्लेन बन गया। जैसे कि यहाँ पर हमें दे रखा है, किस तरह बना सकते हैं हम इसको, यू में यूज़ अ वुडन, किस तरह बना सकते हैं हम इसको, यू में यूज़ अ वुडन बोर्ड सपोर्टेड बाय ब्रिक्स और बुक्स। आप एक लकड़ी का बोर्ड लीजिए और उसको, जैसे ये हमारा टेबल है, सॉरी, जैसे कि ये हमारा टेबल है, आपने अपने टेबल पर एक वुडन का ब्लॉक लिया, वुड का ब्लॉक, लकड़ी का एक ब्लॉक लिया और उसको ऐसे करके यहाँ टेबल पर आपने रख दिया और पीछे आपने लगा दिया, मान लीजिए कोई ब्रिक, कोई ईंट लगा दिया आपने उसके सपोर्ट के लिए, या अपनी नोटबुक्स का ढेर बनाकर अपनी नोटबुक्स एक दूसरे के ऊपर रखकर वो बना दी। इस तरीके से आपने ये एक ढलान बना दिया जिसको क्या कहते हैं, इंक्लाइन प्लेन। जैसे कि यहाँ पर हमें यहाँ पर इन्होंने बच्चों ने बनाया है, इन्होंने किस तरह बनाया है, देखो ज़रा इधर, ये इनका टेबल था, इन्होंने टेबल पर एक वुड का ये ब्लॉक रखा और उसके पीछे अपनी स्कूल की बुक्स रख दी, जिसकी वजह से ये एक इंक्लाइन प्लेन बन गया। समझ में आ गया अब इंक्लाइन प्लेन क्या होता है जी। चलिए अब पढ़ते हैं।
पुट अ मार्क विद अ पेन एट एनी पॉइंट ए ऑन द इंक्लाइन प्लेन। अब आपको क्या करना है, ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, इस पर आपको यहाँ पर एक पॉइंट ए मार्क कर देना है। जैसे आपने यहाँ पर ये लाइन बनाई और इसको आपने इस मार्क का आपने नाम दे दिया ए, कि ये ए पॉइंट है, ठीक है। अब आपने इस पर एक लाइन बना दी है। अब आगे क्या होगा, नाउ लेट अ पेंसिल सेल मूव डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट, हाउ फार डज इट मूव ऑन द टेबल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। जी, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर जहाँ हमने ये मार्क लगाया, इसके बाद हम क्या लेंगे, अपनी पेंसिल लेंगे, स्कूल जिससे वर्क करते हैं वो पेंसिल लेंगे और उस पेंसिल को हम जहाँ हमने ये मार्क लगाया है बिल्कुल यहाँ पर पेंसिल रखेंगे और उसको छोड़ देंगे। जब हम उसको छोड़ेंगे, पेंसिल ले लें या फिर कोई सेल ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, हम उसको छोड़ देंगे तो वो कहाँ तक मूव होएगी हम नोट करेंगे। जब तक वो स्टॉप नहीं होती, मीन्स कितना डिस्टेंस उसने कवर करा, कितनी दूर तक हमारी पेंसिल जाएगी इस इंक्लाइन प्लेन से फिसल कर, कितनी दूर तक हमारी पेंसिल जाएगी, इस चीज़ को हम नोट कर लेंगे। अब आगे क्या करना है, नोट डाउन द डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को नोट कर लेंगे कि कितनी दूर तक पेंसिल गई है इस इंक्लाइन प्लेन से फिसलकर पेंसिल कितनी दूर तक गई है, उसका डिस्टेंस हम नोट कर लेंगे। नाउ स्प्रेड अ पीस ऑफ क्लॉथ। अब हम क्या करेंगे, सेकंड सिचुएशन हमें दे रखी है, ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर, जैसे यहाँ पर हमें दे रखा है, अब ये टेबल था, इन्होंने टेबल के ऊपर इस इंक्लाइन प्लेन के आगे एक कपड़ा रख दिया, एक क्लॉथ रख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, मेक श्योर दैट देयर आर नो रिंकल्स इन द क्लॉथ, और जो क्लॉथ है वो रिंकल्स नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए क्लॉथ। ट्राई द एक्टिविटी अगेन, फिर से ये एक्टिविटी करेंगे, ठीक है, फिर से ये एक्टिविटी करेंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर से जो हमारा पॉइंट ए हमने मार्क किया था, यहाँ पर हमने पॉइंट ए मार्क किया था, यहाँ पर हम कोई पेंसिल या सेल रखेंगे और उसको छोड़ देंगे। अब कैसे नोट करेंगे कि वो कितना डिस्टेंस चला, कितनी दूर तक चला। अब ये होगा कि जब पहले टेबल था, टेबल ज़्यादा स्मूथ होता है या कोई क्लॉथ ज़्यादा स्मूथ होता है, पहले ये बताइए। ऑब्वियस सी बात है, टेबल ज़्यादा स्मूथ होता है। अब वो टेबल ज़्यादा स्मूथ है, अब कैसा, हमने किसका सरफेस स्मूथ करा है, ऑब्जेक्ट का नहीं, बल्कि जिस ऑब्जेक्ट पर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का। समझ में आया, मीन्स जो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है उसका सरफेस ना चेंज करके जिस ऑब्जेक्ट पर वो मूव हो रहा है उसका सरफेस हमने चेंज कर दिया, उसका सरफेस अब हमने क्या कर दिया, थोड़ा रफ कर दिया, क्योंकि जो क्लॉथ होता है वो ज़्यादा रफ होता है एज़ कम्पेयर टू टेबल। अब उस टेबल पर क्या था, जब इस टेबल पर ये यहाँ पर चल रहा था तो ये कैसा था, ये टेबल ज़्यादा स्मूथ था एज़ कम्पेयर टू क्लॉथ। तो ये देखिए इसने कितना डिस्टेंस कवर करा है, मीन्स ज़्यादा डिस्टेंस कवर करा है, मीन्स ज़्यादा देर तक इस पर मूवमेंट हुआ है, ज़्यादा देर तक मूव हुआ है, मीन्स इस पर कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा है। कैसा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसा लगा है, इस पर लेस लगा है। क्यों, क्योंकि ये जो सरफेस है ये हमने स्मूथ था इस टाइम। सेकेंड सिचुएशन में हमने क्या कर दिया, इस सरफेस को थोड़ा रफ कर दिया हमने क्लॉथ रखकर। अब देखिए ये जो हमारा सेल या पेंसिल है ये भी कम मूव हुई है, इससे हमें क्या पता चलता है कि इस पर ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा है। मींस जब हमने इसका सरफेस रफ कर दिया तो यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसा लगा है, यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा लगा है सिचुएशन में। अब इस दोनों एक्टिविटी से 9.1 एंड 9.2, जी ये जो दोनों एक्टिविटी हमने देखी हैं 9.2 एंड 9.3, इन दोनों एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है, इन दोनों एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि अगर या तो हम ऑब्जेक्ट का सरफेस स्मूथ कर दें, या तो हम ऑब्जेक्ट के सरफेस को स्मूथ कर दें, या फिर वो ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट पर मूव कर रहा है हम उसके सरफेस को स्मूथ कर दें, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है। क्या हो जाता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है। मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काय पर डिपेंड करता है, काय पर डिपेंड करता है, सरफेस पर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के सरफेस पर डिपेंड करता है कि वो कितना स्मूथ है या कितना रफ है, उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है। गॉट इट, अच्छे से समझ में आ गया सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। डज द डिस्टेंस कवर्ड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच द सेल मूव। क्या ये हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस इसने कवर करा है वो काय पर डिपेंड करता है, यहाँ पर दोनों एक्टिविटी में उसके सरफेस पर। कुड द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल ऑल्सो अफेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। क्या स्मूथनेस से फर्क पड़ा कि उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, जी जब ज़्यादा स्मूथ था ये तो उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर करा, और सेकेंड सिचुएशन में जब ये कम स्मूथ था हमारा सरफेस तो कम डिस्टेंस कवर करा। जी इससे हमें क्या पता चलता है कि जो फ्रिक्शन है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, फ्रिक्शन डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के सरफेस पर, कि सरफेस कितना स्मूथ है या कितना रफ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
जी नेक्स्ट अब हमें दे रखा है फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज़ ऑन द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। जी ये बहुत ज़्यादा ध्यान से समझिए, फ्रिक्शन होता क्यों है, फ्रिक्शन क्यों होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में। एक बुक रखी है टेबल पर तो उसके बीच में फ्रिक्शन क्यों लग रहा है। ये फ्रिक्शन जो होता है ये लगता है इरेगुलरिटीज़ मींस इरेगुलरिटीज़ की वजह से लगता है दो सरफेस के बीच में जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं उसकी वजह से ये फ्रिक्शन लगता है। इवन दो सरफेसेस विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव लार्ज नंबर ऑफ, हाँ जी इरेगुलरिटीज़ क्या होती हैं ये, अब हमने ये तो पढ़ लिया। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज़ ऑन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, जो दो सरफेस कॉन्टैक्ट में हैं उनके बीच की इरेगुलरिटीज़ की वजह से फ्रिक्शन लगता है। इरेगुलरिटीज़ मीन्स उन दोनों की रफनेस से, वो दोनों कितने ज़्यादा रफ हैं। टेबल और बुक दोनों थी, हमने दोनों पे उस पर फोर्स लगाया था, बुक मूव होकर जाकर स्टॉप हो गई थी, मीन्स उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा था। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्यों लगा था, बुक के और टेबल के बीच में इरेगुलर सरफेस था। कैसा सरफेस था, इरेगुलर मीन्स जो ये बुक थी और ये जो टेबल था इसके बीच का सरफेस कैसा था, इरेगुलर था, चिकना सरफेस नहीं था। जबकि आप कहोगे कि बुक का सरफेस तो बहुत ज़्यादा चिकना होता है, टेबल भी बिल्कुल चिकना होता है, उसमें कहाँ से इरेगुलरिटीज़, टेढ़ा मेढ़ा कब होता है। ना तो बुक टेढ़ी मेढ़ी नजर आती है, ऊपर से रफ नज़र आती है ना तो, और ना ही टेबल ऊपर से रफ नज़र आता है। ये बहुत माइन्यूट होता है ये इरेगुलरिटीज़, जो कि नॉर्मली नज़र भी नहीं आती हैं। इवन दो सरफेसेस विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इरेगुलरिटीज़ ऑन देम, यहाँ तक कि वो जो सरफेसेस हमें चिकने नज़र आते हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होती हैं, बट बहुत ज़्यादा माइन्यूट छोटी होती हैं, जो कि हमें नज़र भी नहीं आती। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है जो हमने पढ़ा था, ये बुक और टेबल। अब देखकर तो हमें लग रहा है, पर अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये देखिए आप, ये रहा बुक का सरफेस, ये रहा टेबल का सरफेस, यहाँ पर भी इरेगुलरिटीज़ हैं जो कि हमें नज़र नहीं आती हैं, बट यहाँ पर भी रफनेस है दोनों के सरफेस में। अगर ध्यान से देखा जाए मीन्स अगर इसको जूम आउट करके देखा जाए तो इन दोनों के सरफेस के बीच में भी इरेगुलरिटीज़ हैं, मीन्स रफनेस है। ये दोनों सरफेस बिल्कुल स्मूथ नहीं है। और फ्रिक्शन जो होता है वो कब लगता है, जब इरेगुलरिटीज़ होती हैं। जब रफ सरफेस होता है तब फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, और जब स्मूथ होता है तो फ्रिक्शन कम होता है। और अगर बिल्कुल स्मूथ सरफेस हो तो फ्रिक्शन लगता ही नहीं है। अगर बिल्कुल स्मूथ सरफेस हो तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। मीन्स फ्रिक्शन काय पर डिपेंड करता है, फ्रिक्शन किसकी वजह से लगता है, फ्रिक्शन लगता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में इरेगुलरिटीज़ की वजह से। दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कितने ज़्यादा रफ हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इरेगुलरिटीज़ ऑन द टू सरफेसेस लॉक इनटू वन अनदर, क्या होता है, जैसे ये दो सरफेस हैं, ये हमारी बुक है और ये है टेबल। अब इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए यहाँ पर इस तरह से, ये बुक है, ये बुक का सरफेस है और ये हमारे टेबल का सरफेस है। इसके बीच के जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं ये एक दूसरे में लॉक हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, ये एक दूसरे में लॉक, मीन्स उसकी रेगुलरिटीज़ आकर इसके रेगुलरिटीज़ में फंस जाएंगी और इसकी रेगुलरिटीज़ आकर उसके रेगुलरिटीज़ में फंस जाएंगी। क्या हो जाती हैं, ये रेगुलरिटीज़ एक दूसरे से लॉक हो जाती हैं। गॉट इट। When we attempt to move any surface, जब हम किसी एक सरफेस को मूव करने की कोशिश करते हैं, जब हम एक सरफेस, मान लीजिए दो सरफेस यहाँ पर, जैसे यहाँ पर टेबल पर ये बुक रखी थी तो ये दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, इनकी इरेगुलरिटीज़ एक दूसरे में अटैच थी, लॉक थी, ठीक है। When we attempt to move one surface, जब हम एक सरफेस को मूव करते हैं, when we have to apply force to overcome interlocking, तो हमें इतना फोर्स लगाना पड़ता है कि इनके बीच के जो इंटरलॉकिंग है उसको हम ओवरकम कर सकें, उसको ख़त्म कर सकें। मीन्स इन पर अगर मान लीजिए ये यहाँ पर बुक रखी है, ये टेबल रखा है, आपने इसको बहुत हल्के से टच कर, बहुत हल्के से पुश करा तो बुक मूव नहीं करेगी, क्योंकि वो फोर्स कम था। कैसे कम था, इनके बीच की इरेगुलरिटीज़ जो ये एक दूसरे में लॉक हुई हुई थी, बुक और टेबल के सरफेस, उसकी इंटरलॉकिंग को ये ओवरकम नहीं कर पाया, इतना कम फोर्स था। अब आपने अपने पूरे हाथ से इस पर ज़ोर से फोर्स लगाया, बुक मूव करेगी। मीन्स आपने अब इतना फोर्स लगा लिया है कि उनके बीच के सरफेस की जो इंटरलॉकिंग है आप उससे ओवरकम हो गए, उससे ज़्यादा फोर्स आपने लगा लिया, ठीक है।
ऑन रफ सरफेसेस देयर आर लार्जर नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज़। जो रफ सरफेस होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होती हैं, ऑब्वियस सी बात है। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर इफ़ अ रफ सरफेस इज इन्वॉल्व्ड। सो इसीलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होता है जब रफ सरफेस होता है। जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा रफ सरफेस उतनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ और उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। गॉट इट? समझ में आ गया? चलिए आगे पढ़ते हैं। We see that the friction is caused by the interlocking of irregularities in the two surfaces। हमने देखा कि फ्रिक्शन किसकी वजह से लगता है? दो सरफेस के बीच की इरेगुलरिटीज़ के बीच में जो इंटरलॉकिंग हो जाती है उसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। इट इज़ ऑब्वियस दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ द टू सरफेसेज आर प्रेस्ड हार्डर। अगर दो सरफेस एक दूसरे को हम टाइटली दबा दें, दो सरफेसों को, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और ज़्यादा लगेगा। ऑब्वियस सी बात है। यू कैन एक्सपीरियंस इज बाय ड्रैगिंग अ मैट व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट। आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। मान लीजिए एक मैट है, चटाई जिस पर लोग बैठे हैं, अब आप उसको खींचने की कोशिश करो। अब उस पर क्या है, वो चटाई जो है उस पर ज़्यादा लोग बैठे हैं, वो प्रेस हुई हुई है चटाई, उस पर फोर्स लगा हुआ है ऊपर की तरफ से। अब जब आप उसको खींचने की कोशिश करोगे, उस पर आप फोर्स लगाओगे, तो उतना ही ज़्यादा मुश्किल उसको खींचना होगा। क्यों? क्योंकि वो ऊपर से दब रही है चटाई, तो उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा उतना ही ज़्यादा आपको खींचना मुश्किल होगा। और एक तरफ दूसरी सिचुएशन में ले लीजिए, अगर खाली चटाई पड़ी है, आप उस पर थोड़ा सा फोर्स लगाकर खींचोगे, अब वो खाली चटाई ऊपर से किसी चीज़ से दब नहीं रही है, तो उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगेगा, मीन्स उसकी जो इंटरलॉकिंग है वो कम मजबूत होगी। अब जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस पर कम लगेगा तो आपको उस कम फोर्स से आप उसको खींच पाओगे। समझ में आ गया? जब चटाई पर लोग बैठे थे तो जो चटाई है, जो मैट है, उसके और जो फ्लोर है उसके बीच की जो इंटरलॉकिंग है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी, एक दूसरे से टाइटली इंटरलॉक हो गई थी। और जब मैट के ऊपर कोई नहीं है तो उनके बीच की इंटरलॉकिंग इतनी ज़्यादा टाइट नहीं थी। गॉट इट? समझ में आ गया? चलिए आगे पढ़ते हैं। Recall your experiences when last time you move a heavy box from one place to another। रिकॉल करो अपने एक्सपीरियंस को। अब से पहले ऐसा कब हुआ है कि आपने एक भारी से बॉक्स को मूव करा है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर गए हो। इफ़ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस, गेट दैट एक्सपीरियंस नाउ। व्हाट इज़ ईजियर, टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट और टू मूव व्हेन इट इज़ ऑलरेडी इन मोशन। अच्छा, अगर आपने ऐसा नहीं करा है कि आपने किसी भारी से ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करा है, तो चलिए उठकर अभी करिए। अभी आपको क्या करना है, आपको एक बात नोटिस करनी है। एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पर ये दे रखा है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक मैन आए, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब इस पर इधर से आप फोर्स लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो अपने हैंड से। यहाँ पर हमें दे रखा है ये एक ऑब्जेक्ट है, अब ये रेस्ट पोजीशन में है, कैसा है, रुका हुआ है। अब आप उस पर फोर्स लगाना शुरू करो, कैसा है वो, अभी रेस्ट पोजीशन में है, आप उस पर फोर्स लगाना शुरू करो, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको अपने जो ऑब्जेक्ट है अगर वो ऑलरेडी मूव हो रहा है, अगर वो बॉक्स ऑलरेडी मूव हो रहा है, आप उस मूव होते हुए बॉक्स पे जाकर धक्का लगाना शुरू करो, तब क्या होगा। दोनों सिचुएशन आपने देख ली, फिर क्या होगा, कौन सा ज़्यादा आसान होगा, कौन सा ज़्यादा इजी होगा, कौन सा बॉक्स मूव करना इजी होगा, जो रेस्ट पोजीशन से आप मूव कर रहे हो या जो ऑलरेडी मूवमेंट में है उसको पुश कर रहे हो। किसको, जो रेस्ट पोजीशन में है उसको मूव करना ज़्यादा मुश्किल होगा एज़ कम्पेयर टू जो ऑलरेडी मूवमेंट में है उसको मूव करना। क्यों? क्योंकि जो रेस्ट में है वो उस वक्त अपने ऑब्जेक्ट अपने सरफेस के साथ पूरी तरह इंटरलॉकिंग करा हुआ है। जो रेस्ट में है, मान लीजिए ये अगर अब ये रेस्ट में है, तो ये बॉक्स का सरफेस और ये फ्लोर का सरफेस एक दूसरे के साथ बहुत मजबूत इंटरलॉकिंग करे हुए हैं। इसीलिए जब आप इस पर फोर्स लगाओगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से ये ज़्यादा मुश्किल होगा मूव करना। और दूसरी सिचुएशन में अगर ये बॉक्स जो है ये ऑलरेडी मूवमेंट में है, अगर ये ऑलरेडी मूव हो रहा है, तो इसका मतलब ये मूव हो रहा है तो इसको टाइम ही नहीं मिल रहा है कि ये अपने सरफेस के साथ इंटरलॉकिंग करे, ये तो मूव हुए जा रहा है। और जब इसकी इंटरलॉकिंग कम है तो जब आप इसको मूव करोगे तो कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि इंटरलॉकिंग सही से नहीं है, तो कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, मीन्स आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। आगे समझ में, किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट को मूव करने में या किसी मूव होते हुए ऑब्जेक्ट को मूव करने में क्या ज़्यादा आसान होता है, किसी मूव होते हुए ऑब्जेक्ट को मूव करना एज कम्पेयर टू रेस्ट वाले को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट ऑफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज़ अ मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जी, ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है, इसको समझिए ध्यान से।
अभी हमने बताया कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है, अब आपने उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया और वो एकदम से मूव होना शुरू हो गया। ऑब्वियसली बात है, जब वो रेस्ट पर है तो उसकी इंटरलॉकिंग टाइट है अपने सरफेस के दोनों सरफेस में, तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको मूव करने के लिए। जब किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाकर उसको मूव कराना शुरू करते हैं, मीन्स जब वो रेस्ट था, जैसे ही वो मूव होना शुरू हुआ, आपने उसको रेस्ट से मूव करा, मीन्स आपने उस पर कौन सा फ्रिक्शन लगा है, उस पर लगा है स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट इंस्टेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग। ऐसा फोर्स जो कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तब लग रहा है। कब? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, आप उसको रेस्ट से मूव करा रहे हैं, तब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है वो कौन सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है? वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। गॉट इट? और दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग with the same speed is a measure of sliding friction। अभी स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूवमेंट में था, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूवमेंट में था, मीन्स आपने क्या करा, एक बॉक्स है वो रेस्ट में है, आपने उस पर फोर्स लगाया, अभी आपने उस पर कौन सा फोर्स लगाया है? स्टैटिक फोर्स। कब तक? जब तक वो मूव होना शुरू नहीं होगा। अब वो एक बार मूव होना शुरू हो गया, अब आपको कम फोर्स लगाना पड़ रहा है पूरे रास्ता, क्योंकि अब वो मूव होना शुरू हो गया। अब जो आप उस पर पूरे रास्ता फोर्स लगा रहे हो, जहाँ भी आपको लेकर जाना है, अब आप कौन सा फोर्स लगा रहे हो? आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, अब कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। समझ में आया स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में फ़र्क? जब आप ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मूव में लाते हो तो उस पर वर्क करता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और जब वो एक बार मूवमेंट में आ गया, फिर जो उस पर आप फोर्स लगा रहे हो उसके अपोज में क्या लगता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। गॉट इट? समझ में आ गया? चलिए, when the box starts sliding, the contact points on its surface do not get enough time to lock into the contact point of the floor। जब एक बार ऑब्जेक्ट मूव होना शुरू हो जाएगा, जब एक बार आप स्टैटिक फोर्स को ओवरकम कर लोगे और स्लाइडिंग फोर्स लगाना शुरू कर दोगे, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट को टाइम ही नहीं मिल पाएगा कि वो सरफेस के साथ इंटरलॉकिंग करे, फिर तो आप उसको चलाते हुए ले जाओगे। ठीक है? सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसीलिए जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा कम होता है। friction and you find it somewhat easier to move the box already in motion than to get started। इसीलिए आपको कुछ ऐसा फील होगा कि जब ऑब्जेक्ट आपने मूव करना शुरू करा था रेस्ट से, तो वो ज़्यादा मुश्किल था, जब वो एक बार मूव होना शुरू हो गया तब उसको मूव करना। ठीक है? आगे समझ में स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी। सो आज हमारा लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप फ्रिक्शन का अब तक जितना भी पढ़ाया है आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रिक्शन का अब हम आगे से इसको कंप्लीट करेंगे पार्ट 2 में। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। देन प्लीज़ 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 लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर चैनल पर लगे हैं न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना फिर वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।